हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, एंथम बायोसाइंस का जो आईपीओ है 14 से लेकर 16 जुलाई के बीच में ओपन होने वाला है। तो इसका रिव्यू करेंगे इस वीडियो के अंदर और जानेंगे कि अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। देखिए, सारी चीज़ें मैं आपकी क्लियर करूंगा। डिसीजन आपको अपने रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। अभी दोस्तों मैं होटल से शूट कर रहा हूँ, वाराणसी, काशी या बनारस कहें, वहीं से मैं शूट कर रहा हूँ। क्योंकि देखिए, अभी मैंने आपको कहा था अपडेट आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। तो मैं जैसे भी घूम फिर रहा हूँ उसके बीच में टाइम निकाल के आपको अपडेट जरूर दूंगा। तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, फ्री में डीमेट अकाउंट सबके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर ज्वाइन करके रख लीजिए। और देखिए, वीडियो थोड़ा फटाफट होगा तो एडजस्ट कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले एक जीएमपी जानते हैं, अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम। इससे हमें थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेंस का अंदाजा हो पाएगा। और एंकर लिस्ट के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी आएगी, उसके बाद क्या कि पूरी तरह से आराम से बाद में डिस्कस कर पाएंगे, तो उसको बाद में हम डिस्कस कर लेंगे। तो अभी जीएमपी देखिए तो काफी अच्छी बता रही है, इंप्रेसिव जीएमपी 20% के आसपास। अभी रिसेंटली कोई भी ऐसा आईपीओ नहीं है जिनकी जीएमपी 20% हो। तो 115 रुपए पर शेयर एक अंदाजन जीएमपी बता रही है। ठीक, मतलब अच्छी डिमांड है अभी। बाकी अभी जीएमपी के भरोसे मत रहिएगा, ऊपर नीचे हो सकती है, गलत भी हो सकती है। मैनिपुलेशन चल रहा है मार्केट के अंदर, तो ये इसके पूरे भरोसे हमको नहीं रहना। बाकी सारे फैक्टर्स भी देखने हैं। एंकर लिस्ट के बारे में मैंने आपको कहा कि भाई अगले जो वीडियोस आएंगे उसके अंदर डिस्कस कर लेंगे। फिर दोस्तों, इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानते हैं, मतलब ये कंपनी काम क्या करती है। तो कंपनी जो है सन 2006 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी। करीब करीब 19 साल हो गए हैं अपने ही सेक्टर के अंदर, मतलब ठीक ठाक एक्सपीरियंस है। तो देखिए, कंपनी क्या करती है, सिंपल भाषा में आपको बता देता हूँ। कंपनी जो है CRDMO है। सिंपल भाषा में आपको बताता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च, CR, डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, CRDMO। अब ये क्या होता है, ये क्या करती है कि जो बड़ी बड़ी दवाइयों की कंपनी होती है, केमिकल्स की कंपनी होती है, उनके लिए रिसर्च भी करती है। मतलब कोई प्रोडक्ट ऐसा किसी को बनाना हो तो उसके लिए रिसर्च वगैरह भी करती है, इसके पास लैब वगैरह होती है। उसके अलावा जो दवाइयाँ वगैरह होती है, किसी को कोई भी दवाइयाँ चीज़ें मैन्युफैक्चर करनी तो उनको मैन्युफैक्चर करके देती है। ये CRDMO कंपनी है। रिसर्च भी करती है, उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग भी करती है, दोनों काम करती है, डेवलपमेंट, रिसर्च, सारी चीज़ें। तो अच्छी बात है, इसके लिए प्लस पॉइंट है। और अपने सेक्टर के अंदर ये लीडिंग कंपनी है। मतलब जो अलग अलग कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करवाती है अलग अलग कंपनी से, तो उसके अंदर ये लीडिंग कंपनी है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। फार्मा, केमिकल, मेडिकल कंपनीज को क्या है कि ये दवाइयाँ वगैरह मैन्युफैक्चर करती है और रिसर्च करके देती है। अभी लगभग रिसेंटली देखे तो 242 प्रोजेक्ट्स इसके हाथ में हैं। कुछ मतलब कंटिन्यू चल रहे हैं, कुछ कंप्लीट भी हो चुके हैं, कुछ आने वाले टाइम में मतलब ये रिसर्च वगैरह उसके अंदर जारी है। अगर 2022 से 2025 तक देखें, 287 कस्टमर्स को ये अपनी सर्विसेज दे चुकी है और 3298 ये प्रोजेक्ट्स जो है कंप्लीट कर चुकी है। काफ़ी अच्छी बात है। और इंडिया के अलावा बाहर 44 कंट्रीज़ में अपनी सर्विसेज वगैरह ये देती है। मतलब वहाँ की कंपनीज को भी ये दवाइयाँ वगैरह मैन्युफैक्चर करके देती है। काफ़ी अच्छी बात है। बैंगलोर की कंपनी है और मैंने आपको बताया लीडिंग है अपने सेक्टर के अंदर, ये इसके लिए बड़ा बेनिफिट है। बाकी ये सेक्टर अच्छा है, कम्पिटिटिव सेक्टर भी है। बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ हैं, लिस्टेड, अनलिस्टेड, खूब सारी कंपनीज है, तो इसके अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए क्या है कि इसके प्लस पॉइंट होने चाहिए, तो ये कंपनी सर्वाइव कर पाएगी। तो इसके लिए हम इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स देखते हैं। फाइनेंशियल 2023 से 2025 तक दिए गए हैं। तो अगर इसके एसेट्स देखें तो एसेट्स के अंदर साल दर साल ग्रोथ है। रेवेन्यू के अंदर भी साल दर साल ग्रोथ है। 1133 करोड़ से 1930 करोड़ रुपए हुआ है 2023 से 2025 तक। काफी अच्छी ग्रोथ है। फिर बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो 385 करोड़ से 367 करोड़ रुपए 2023 से 2024 के अंदर कम हुआ है, ये नेगेटिव है। फिर 367 करोड़ से 451 करोड़ रुपए वापस 2025 में बढ़ गया, ये इसके लिए बेनिफिट है। इसके प्रॉफिट मार्जिन अगर निकाले तो 2023 के अंदर 34% के थे, काफ़ी बढ़िया था। फिर 2024 में घटकर 24.7% के हो गए, ये थोड़ा सा नेगेटिव है। फिर वापस 2025 में 23.3% के हो गए मार्जिन। यहाँ पर भी थोड़े मार्जिन कम हुए, बट मार्जिन कम हुए परसेंटेज वाइज देखें, बट करोड़ में या रुपीज़ में देखें तो इसके मार्जिन बढ़े हैं 2025 के अंदर। ये इसके लिए बेनिफिट है, क्योंकि रेवेन्यू बढ़ने के साथ साथ क्या होता है कि हल्का फुल्का मार्जिन पर इफेक्ट देखने को मिलता है। बाकी इसकी इबेटा के अंदर हर साल ग्रोथ है, नेटवर्थ हर साल बढ़ रही है। इसके हाथ में रिजर्व्स हर साल बढ़े हैं, 2298 करोड़ रुपए के रिजर्व्स है इसके हाथ में, काफ़ी अच्छी बात है। बोरिंग्स कम हुई है, 109 करोड़ रुपए की बोरिंग्स है। और इसका डेट टू इक्विटी रेशियो अगर देखें तो 0.05 का है, मतलब बहुत ही बैलेंस, मतलब ना के बराबर इसके ऊपर डेट है, तो काफ़ी अच्छी बात है। और बाकी ये पूरा OFS है, तो कंपनी की ग्रोथ के लिए डेट चुकाने कोई भी पैसा काम में नहीं आने वाला है। हालांकि कंपनी को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा कंपनी को पैसे की जरूरत नहीं है। और IPO के बाद प्रमोटर्स सिर्फ 2% की हिस्सेदारी बेचेंगे। पहले 76% के ऊपर की हिस्सेदारी, बाद में रह जाएगी 74% से ऊपर की हिस्सेदारी। ये चीज़ क्लियर है। फिर इसकी ROE 20% की, ROCE 26%, काफ़ी अच्छी बात है। मतलब मिनिमम 15% हो तो बढ़िया है, इसकी तो और अच्छी है। फिर वैल्यूएशंस देखिए, फेस वैल्यू 2 रुपये पर आ रहा है। पी इसका है 70 के आसपास, 70 के आसपास इसका पी निकल कर आता है। और अदर जो कंपटीटर्स है, कोई इससे छोटी है कोई इससे बड़ी कंपनी है, 51 से लेकर 97 के बीच में, 51 से 97 के बीच में। तो वैल्यूएशंस ओके हो गए हैं। फेस वैल्यू 2 रुपये पर है, तो ज़्यादा सस्ती तो नहीं कह सकते, बट ज़्यादा महंगी भी नहीं है ना ज़्यादा सस्ती है। तो ये चीज़ क्लियर होगी। फाइनेंशियली कंपनी अच्छी है, फंडामेंटली भी ठीक है, वैल्यूएशंस भी ओके है। फिर इस IPO की डिटेल्स, 14 से 16 जुलाई के बीच में ये IPO ओपन होने वाला है। फेस वैल्यू 2 रुपये पर आ रहा है। प्राइस बैंड है 540 से 570 रुपए के बीच में। 26 मतलब 26 शेयर्स का ही लॉट है। टोटल इशू साइज है 3395 करोड़ रुपए का, काफी बड़ा इशू साइज है। पूरा का पूरा OFS है। कंपनी की ग्रोथ में कोई भी पैसा कम में नहीं आने वाला। प्रमोटर्स अपनी सिर्फ 2% की बेचेंगे हिस्सेदारी, बाकी कुछ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स वगैरह सेल कर सकते हैं।
एम्प्लॉइज़ को 50 रुपये का डिस्काउंट दिया गया है और रिटेल पोर्शन है 35% का। लिस्टिंग डेट है 21 जुलाई को, 21 जुलाई को। तो ये हो गई पूरी आईपीओ की डिटेल। अब सबसे मेन सवाल ये है कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। उससे पहले आपके पास है, आपके फैमिली मेंबर्स में किसी के पास डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाना चाहते तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। सबसे पहले जो लोग लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं तो जनरली हम हमारे 4 पैरामीटर्स देखते हैं, प्लस एक और पैरामीटर देखेंगे जिससे क्या है कि इसका प्लस पॉइंट क्या है या नेगेटिव पॉइंट क्या है। प्लस पॉइंट होगा तो प्लस हो जाएगा, नेगेटिव होगा तो उसके अंदर से नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि अभी फैक्टर सारे चेंज हो रहे हैं, जमाना चेंज हो रहा है, तो हमें भी थोड़ा चेंज होना पड़ेगा। तो देखिए पहला फैक्टर अगर हम देखें जैस पैरामीटर, नॉलेज जैस पैरामीटर का, तो जीएमपी अभी अच्छी आ रही 20%, तो एक पूरा नंबर अभी मैं देना चाहूंगा, बट इसके भरोसे नहीं रहना, ये चेंज भी हो सकती है, तो अपडेट मैं आपको करता रहूंगा। दूसरी चीज़ है एंकर लिस्ट, वो अभी आना बाकी है, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, बट बड़ा इश्यू है तो एंकर लिस्ट अच्छी ही आएगी, तो यहाँ पर मुझे लगता है 1 पॉइंट मिल ही जाएगा आराम से, बाकी तो बाद में पूरा डिस्कस करेंगे। फिर वैल्यूएशंस के अंदर आधा पॉइंट देना चाहूँगा, फेस वैल्यू 2 रुपये पर है और ओके वैल्यूएशंस है, तो आधा पॉइंट यहाँ पर मिल जाता है। बाकी सब्सक्रिप्शन अभी आना बाकी है, तो अभी 3 पॉइंट है, 3 में से अभी 2.5 पॉइंट तो इसको लगभग मिल ही जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पर अभी इसके देखा जाए तो लिस्टिंग के हिसाब से अभी तो रिस्क कम नजर आ रहा है। बाकी देखिए मार्केट पर सारी चीज़ डिपेंड करेगी, डिसीजन आपको अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। और इसका प्लस पॉइंट क्या है, प्लस पॉइंट देखिए कंपनी फाइनेंशियली काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, बाकी अपने सेक्टर के अंदर लीडिंग है, तो यहाँ पर भी अगर आधा पॉइंट दे दे तो ये इसके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। फिर दोस्तों लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों ही देख लेते हैं। पॉजिटिव में ये कि कंपनी अपने सेक्टर के अंदर लीडिंग कंपनी है, हालांकि कंपिटेटिव सेक्टर भी है ये, पर लीडिंग है कंपनी, ये इसके लिए बेनिफिट है। फाइनेंशियली कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मतलब डेट वगैरह भी काफ़ी कम है, रेवेन्यू के अंदर अच्छी ग्रोथ है, प्रॉफिट वगैरह भी अच्छे हैं, मार्जिन वगैरह भी अच्छे हैं, ROE वगैरह बढ़िया है, 15% से ऊपर है, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। फिर नेगेटिव्स क्या है, नेगेटिव में विशेष ऐसा कुछ नहीं है, बट फेस वैल्यू 2 रुपये पर है और प्राइस बैंड मतलब वैल्यूएशन ओके है, थोड़ी और सस्ती करते तो बढ़िया रहता, बाकी ठीक है, वैल्यूएशन इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और पूरा का पूरा OFS है, हालांकि कंपनी को पैसे की जरूरत नहीं है, बट थोड़ा फ्रेश इशू होता है तो बढ़िया लगता है कि भाई कुछ कंपनी की ग्रोथ में पैसा कम में आ रहा है। तीसरा है कि सेक्टर थोड़ा सा कम्पिटिटिव है, बाकी कंपनी अपने सेक्टर के अंदर अभी लीडिंग है, तो उसको ये जारी रखना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी, तो लीडिंग रहेगी, तो मुझे लगता है ज़्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। बाकी सेक्टर कम्पिटिटिव उसके अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं, तो कंपनी को क्या अपने मेहनत करती रहनी पड़ेगी। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से नो डाउट अट्रैक्टिव कंपनी नज़र आ रही है, जो रिस्क थे वो मैंने आपको बता दिए, नेगेटिव्स वो आपको बता दिए, बाकी ओवरऑल कंपनी अच्छी नज़र आ रही है। बाकी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए नहीं हुए वो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। जो भी आप डिसीजन बनाएं अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाएं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।